हाँ जी, यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ अब हर्ष को, जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हर्ष की तस्वीर हमारे सामने है, लेकिन हर्ष का चेहरा नहीं दिख रहा है, और ये हर्ष भी दिख गए। क्या बात है, आज तो एकदम ही रंगीन। कैसे हैं साथी आप? बहुत बढ़िया। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस नहीं, आदत नहीं है ना आपको इतने रंगीन कलर्स में देखने की, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, लुकिंग नाइस। थैंक यू। शुरू करें सवाल जवाब का सिलसिला? यस यस ऑफ कोर्स। तो चलिए, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे लाइव क्वेश्चन है। Pankaj Avasthi ji, ma'am, I would like to invest 20 lakhs in equity mutual fund at present market scenario as a lump sum amount. Is it the right time to do so? वेल स्वाति, अभी का जो मार्केट लेवल्स है हम जानते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा फास्ट उस ये एक रिकॉर्ड हाई पे है आज की तारीख में। जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी माने जाते हैं कि फेयरली वैल्यूड हो सकता है, और इफ नॉट हाईली वैल्यूड। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि बेटर है कि ये एसटीपी के रूट से करें, ताकि मार्केट में हमेशा ये डर रहता है कि कब कल कुछ हो जाए। सो अभी जो लेवल्स हैं वो एक बार के लिए तो स्ट्रेच्ड भी लग सकते हैं। सो माय सजेशन इज वेरी सिंपल कि आप एसटीपी के रूट से करें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो वो एसटीपी का जो टेन्योर है, जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का जो टेन्योर है, वो आप 2 साल का कर लीजिए। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो उसे 3 या 5 साल का करें। तो बेसिकली सजेशन यही कह रहा हूं मैं कि आप इक्विटी में आप 2 साल के ऊपर आए इफ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर, एंड अगर आप और कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं तो 3 या 5 साल तक आए, बट एट लमसम एट दिस जंक्शन मे नॉट बी एडवाइजेबल। ओके, हॉटस्टार क्रिकेट एक यहाँ पर प्रोफाइल है, उन्होंने पूछा है, मुझे नहीं पता ये वो स्टार वाले हॉटस्टार क्रिकेट है या कुछ है, वही इन्होंने रैंडम बनाया है। क्या बैंकर बैंक से लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ये पूरा लोन लेकर इन्वेस्ट करने का कॉन्सेप्ट, ये ख्याल क्यों आता है लोगों को? सो फर्स्ट थिंग कि आप बैंकर हैं या कोई भी हैं, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोन लेके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको लोन मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या म्यूचुअल फंड में आपको लोन लेके करना चाहिए? तो आंसर इज अ क्लियर नो। मतलब आपको कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट लोन लेके नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप तब करते हैं जब आप अपनी इनकम में से सेव करके फिर वो पैसे लगाते हैं। कभी भी एज एन हैबिट आप ये बनाइए ही नहीं कि आपको लोन मिल रहा है और इन्वेस्ट करें। इंटरनेशनली हमने क्लाइंट्स को देखा है कि इंटरनेशनली लोन उनको 2-3% पे मिलता है, तो वहां से वो लोन लेके इंडिया में इन्वेस्ट करने की करते हैं कि भाई हम 2 या 3% पे हमको वहाँ इंटरनेशनली लोन मिल रहा है जो एनआरआईज है, और फिर वो पैसे वो इंडिया में इन्वेस्ट करने की करते हैं। तो उसमें एक रिस्क होता है ऑफकोर्स, अगर हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको 10 से 12% भी अगर रिटर्न मिलता है, और यहाँ पे आपको 2 या 3% आपको इंटरेस्ट देना है, लेकिन एक फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क वहां भी आ जाता है, क्योंकि लोन आपको बाद में वापस फॉरेक्स में ही फॉरेन करेंसी में ही आपको वापस रीपे करना है। तो उस केस में भी हम डिस्करेज करते हैं। सो इंडिया में आप लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ स्मार्ट डिसीजन इन एनी वे। ओके, तो मतलब स्ट्रिक्ट नो नो, राइट? यस, एब्सोल्युटली स्ट्रिक्टली नो। इनफैक्ट वो डायरेक्शन में सोचे भी मत। ओके, अगला सवाल अमरीश जी का लेते हैं। इन्होंने टैक्स फ्री बॉन्ड के बारे में पूछा है, जानना चाहते हैं कि जो पहले से लिस्टेड टैक्स फ्री बॉन्ड है उसमें निवेश कैसे करते हैं। तो पहली बात तो ये बता दें शुरुआत में कि ये टैक्स फ्री बॉन्ड होता क्या है। तो साथ ही कई साल पहले तक गवर्नमेंट की जो एंटरप्राइजेस है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो एक बॉन्ड इशुएंस लाते थे, विच इज जब उन्हें पैसे बोरो करने होते मार्केट से। तो जब ये बोरो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए किया था, मान लीजिए, तो जब वो बोरो करते थे तो उनको एक प्रोविजन दिया गया था सीबीडीटी से कि आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं वो रेसिपिएंट को, जो बॉन्ड होल्डर है, जिन्होंने पैसे बॉन्ड्स में लगाए हैं, उनको कंप्लीटली टैक्स फ्री है। मतलब उस पे जो इंटरेस्ट आएगा आपको, उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। और जो ब्याज की दरें थी, आई मीन दे वर वेरी वेरी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो। मान लीजिए 8%, 9% तक की ब्याज दरें थी। और जो बॉन्ड के टेन्योर थे वो आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के बॉन्ड्स भी दिए जा रहे थे। तो हमने इतने एम्फेसाइज किया था, हर जो चैनल्स पे हम आते थे हमने एम्फेसाइज किया था ऐसा मौका फिर से नहीं मिलने वाला।
कि आपको 20 साल के लिए आपको मान लीजिए 8.5-9% पे आप बॉन्ड्स खरीद के ब्लॉक कर रहे हैं, आप लॉक इन कर रहे हैं, और ब्याज दरें घटने वाली थी जो हो चुका है। तो ये बॉन्ड्स जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं, मान लीजिए 15-20 साल के जो भी टेन्योर के लिए इन्वेस्ट किया था, अब वो बॉन्ड्स अगर लिक्विडेट करना चाहते हैं तो ये सारे बॉन्ड्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं। सो आज अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है उनमें, तो उन्हें खरीदने का एक जरिया जो है वो है कि उन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस पे जाना होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी है, सो बीएससी एनएससी पे लिस्टेड है, और उन पे जाके आपको अपने ब्रोकर के थ्रू खरीदना होगा। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं, उसी तरह आपको स्टॉक एक्सचेंज पे जाके खरीदना होगा, और ये जो बॉन्ड्स है खरीदने के बाद आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। ओके, तो ऐसे अब इस तरह के बॉन्ड्स, फ्रेश बॉन्ड्स बाजार में नहीं आते? जी नहीं, अभी फ्रेश इशुएंस आ नहीं रहा कोई भी। सो अब जो खरीदने का तरीका है वो यही है कि जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स हैं, अगर वो बेचना चाहें तो आपको एक प्रीमियम पे लेना होगा। जैसे कूपन रेट, जब ये बॉन्ड इश्यू हुए थे, ये मान लीजिए 8% ब्याज दे रहे थे। आज जो ब्याज की दरें हैं वो करीबन 5% आसपास आ गई हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बॉन्ड होल्ड कर रहा है, जिसके पास ये बॉन्ड है, वो आपको 8% की यील्ड में तो आपको देने वाला है नहीं। तो इसको जब आप खरीदने जाएंगे आज की तारीख में, तो जो यील्ड आपको, जो YTM मिलता है, मान लीजिए जो आप आज खरीदेंगे और आप होल्ड करेंगे मेच्योरिटी तक, तो आपको करीबन 4.5% के YTM पे आज की तारीख में बॉन्ड्स मिल रहे हैं। लेकिन ये 4.5% जो है वो आपको टैक्स फ्री इनकम के रूप में आएगी। और इनकी लिक्विडिटी कैसी होती है एक्सचेंज पे? जैसे आप आज खरीदेंगे, तो एक्चुअली ये लिस्टेड जरूर है, लेकिन इनमें लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई क्यों बेचेगा ऐसे बॉन्ड जब उनको 8% टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर कोई बहुत ही जरूरत होती है पैसों की, कोई लिक्विडिटी चाहिए, तब वो बेचने आते हैं। तो लिक्विडिटी लिस्टेड जरूर है, लेकिन लिक्विडिटी बहुत कम है। लेकिन अगर जैसे हम जो हमारे क्लाइंट्स के लिए सोर्स करते हैं, हमें बॉन्ड हाउसेस से हम डायरेक्टली नेगोशिएट करते हैं, उनसे क्वांटम खरीदनी पड़ती है, और फिर वो ट्रांजैक्शन एक्सचेंज पे भले हम एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये लिक्विडिटी बहुत कम है। और जैसे आप खरीदेंगे, मान लीजिए आपने खरीद ली, फिर आपको जब बेचना है, लिक्विडिटी चाहते हैं, तो वो वही एक्सचेंज का जो रूट है वही आपको अपनाना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हैं कि ये ऑफ एक्सचेंज भी खरीदा जा सकता है किसी आप लोग के, जैसा कि आप ये करवा सकते हैं, राइट? यस, सो बेसिकली क्या होता है स्वाति, मान लीजिए आपके डीमैट, आपने बॉन्ड में इशू का अप्लाई कर रखा है और आपने इन्वेस्ट करके रखा है, बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में है। आप मुझे ये बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट से सीधा मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो स्टॉक एक्सचेंज से ही होना है। सो आप और मैं आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बॉन्ड बेचने हैं, मुझे खरीदने हैं, हम एक प्राइस नेगोशिएट कर लें और म्यूचुअली अग्री करके, हाँ, आप मुझे डायरेक्टली बेच सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज पे क्या होता है कि बायर सेलर आपस में कहाँ मिलते हैं, मतलब आपको क्या मालूम कौन कौन है। तो शेयर मार्केट यही है ना कि बायर सेलर दोनों एक जगह मिलते हैं और वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और इसके लिए फिर लेकिन डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, मैंडेटरी है? जी हाँ, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी आप शेयर्स खरीदें, या आप म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदें, या बॉन्ड्स खरीदें, ये सब आपके डीमैट अकाउंट में ही आएगा, और वो फिजिकल का टाइम नहीं रहा। तो इनफैक्ट बहुत कन्वीनियंट भी है, आप सीधा डीमैट में आ जाता है। सो इट इज मच बेटर टू होल्ड देन टू टेक फिजिकल सर्टिफिकेट। ओके, ऑलराइट। और अगर कोई एक्सचेंज पे खरीदना चाहे तो आप कुछ नाम बताना चाहेंगे जिसको वो ट्रैक करता रहे, शायद मिल जाए, कभी लिक्विडिटी दिख जाए और खरीद ले? सो एक्सचेंज की जो वेबसाइट है, आपको पहले तो ये देखना होगा कि आपको कौन से टेन्योर का खरीदना है, क्योंकि अभी जो मेच्योरिटी है वो 2023 की भी मेच्योरिटी के बॉन्ड्स हैं, 2025 के भी हैं, 2030 के भी बॉन्ड्स हैं। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो कौन सी सीरीज में करना है, कितने साल तक में आपको रुकना है, तो उसी बॉन्ड में आप चूज करेंगे। और आप अगर एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें मार्केट डेटा जो सेक्शन है, और आप अगर टाइप करें तो आपको सारे बॉन्ड की इश्यूएंस दिख जाती है। और फिर आप उसमें से चूज कर सकते हैं ट्रेड्स कहाँ हो रहे हैं और क्या यील्ड पे मिल रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे पर्टिकुलरली आपको यील्ड भी कैलकुलेट करके मिल जाता है, क्योंकि यील्ड कैलकुलेशन स्वाति इनफैक्ट अपने आप का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड आई एम ग्लैड ये चीज हम बात कर सकते हैं अभी। अगर आप बॉन्ड ले रहे हैं तो उसमें एक क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस, दो टर्मिनोलॉजी है। ऐसा डर्टी मतलब गंदा नहीं, इट्स जस्ट अ टर्मिनोलॉजी कि अब देखिए, इंटरेस्ट इसका जो होता है वो 6 महीने से दिया जाता है। एवरी 6 मंथ मान लीजिए इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। एक इंटरेस्ट पेमेंट होना था जनवरी में, एक होता है जून में। ओके, सो अभी जून का पेमेंट आपको मिल गया मान लीजिए, और अभी 2 महीने निकल चुके हैं। तो जब आप खरीदते हैं, आज जब खरीदेंगे तो 2 महीने का जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी तो आपको देना पड़ेगा ना। तो अभी जो प्राइस आपको दिखेगी वो डर्टी प्राइस कहलाती है। डर्टी प्राइस है जिसमें इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट एडेड है। तो वो तो आपको ब्याज, अभी आपको 4 महीने के लिए ही होल्ड करना है, तो आपको 4 महीने होल्ड करेंगे लेकिन 6 महीने का ब्याज मिलेगा। सो
सो ये कैलकुलेशन थोड़ा जरूरी है, नहीं तो अगर आपने इसमें गलत कर दिया ना अगर, तो आपका यील्ड पूरा चेंज हो जाता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख के किसी से समझ के अगर आप खरीदें तो आपको जो YTM दिख रहा है वही आपको एक्चुअल में मिलेगा। ओके, ऑल राइट। आई होप कि अमरीश जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा डिटेल में। उन्होंने हालांकि कहा था कि डेमो दे कर दिखाना, लेकिन अगली बार से प्लीज एक आपका डेमो भी आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन, हर्ष, अगर। एक्चुअली खरीदने का जो प्रोसेस है वो आपको अपने ब्रोकर के थ्रू खरीदना है। तो आप जब ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप अपने ब्रोकर को, जैसे आप अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करके परचेज करना होगा। अगर आप कोई आपके ब्रोकर को फोन करके ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उन्हें फोन करके बताना होगा। तो इसमें डेमो ऐसा करके नहीं है। इनफैक्ट आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट है तो उसमें आप अगर आइडेंटिफाई करें कौन सा सीरीज का बॉन्ड लेना है, वो स्क्रिप्ट कोड डालें उसमें और फिर वैसे ही परचेज करेंगे जैसे आप शेयर खरीद रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी क्या है, वो YTM कैलकुलेशन की होती है। जो रिटेल इन्वेस्टर अगर नहीं समझे तो उनका पूरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, मतलब उनका एक्चुअल रिटर्न बहुत बहुत कम हो सकता है अगर वो क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस को नहीं समझे तो। ओके, और सवाल बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। मैं एक सवाल देख लूं, आज मेरे यहाँ नेटवर्क थोड़ा इशू लग रहा है मुझे। हाउ टू ट्रांसफर वन फोलियो बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन और टू डिफरेंट पैन, व्हाट डज इट मीन? नो, सो जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये बात कर रहे हैं कि अगर एक फोलियो मान लीजिए आपके नाम पे है, क्या हम वही फोलियो आई मीन ट्रांसफर कर सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये चीज हमने शायद एक बार पहले भी कोई शो पे क्वेश्चन आया था कि क्या आप गिफ्ट कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो मान लीजिए आपको गिफ्ट करना है तो आप वही फोलियो ऐसे का ऐसा आप किसी को गिफ्ट करते हैं? नहीं, वैसा नहीं होता। तो आप फोलियो अगर डिफरेंट पैन हैं, पैन नंबर अलग हैं, इंडिविजुअल्स अलग हैं, तो आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर एक ही इंसान है और उनके दो फोलियो बने हुए हैं एक ही AMC में, तो आप उसे मर्ज जरूर कर सकते हैं एक ही इन्वेस्टर का। गिव मी 1 सेकंड, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू में दरवाजा खोल कर आती हूँ ताकि नेटवर्क सही तरीके से, जस्ट 1 सेकंड। आई थिंक अब थोड़ा बेहतर होगा क्योंकि यूट्यूब पे जो आ रहा है वो थोड़ा सा अटक अटक कर आ रहा था, इसलिए मुझे लगा कि जरूरत है। ये अच्छा लगा कि मेरा कई बार मेरे यहाँ भी नेटवर्क खराब नहीं हो सकता है। बधाई हो इस चीज के लिए आपको। ठीक है, और सवाल लेते हैं यहाँ पे। ओके, क्विक सवाल जो है, आई वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख फॉर 15 years फॉर माय सन हु इज 16 years old। बताएं लमसम या SIP, और कुछ फंड्स के नाम बता दें क्विकली। वेल, प्रोसेस वही रहेगा कि अगर आप 1 लाख रुपया करना चाहते हैं तो द अमाउंट इज रीजनेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतना रिस्क नहीं ले सके। तो लमसम अगर 1 लाख है तो लमसम भी करना कोई बुरी बात नहीं है। आई मीन इसको STP करके आप या तो 1 साल में ले आए तो विच इज अबाउट एन 8,000 रुपीज पर मंथ। और अगर क्योंकि 16 साल के आपके बेटे हैं तो आप एक रेगुलर पोर्टफोलियो बनाएं, मतलब जो लार्ज कैप मिड कैप की जो हम बात करते हैं फ्लेक्सी कैप, उसी तरह का बनाएं। कोई अलग चीज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 साल आपको होल्ड करना है। सो अराउंड 30 to 50% आप लार्ज कैप में डालें, बिकॉज दैट फॉर्म्स द कोर पोर्टफोलियो। तो वो जो 50,000 रुपए हैं वो आप इंडेक्स फंड, एक ICICI का प्रू सेंसेक्स फंड में आप 50% उसका, तो 25,000 सेंसेक्स फंड में हो गया। और 25,000 आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में, एक एक्टिव और एक पैसिव स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। 25,000 रुपया जो है वो आप एक फ्लेक्सी कैप में करें। तो फ्लेक्सी कैप में आपके पास पराग पारेख इज वन ऑप्शन इन फ्लेक्सी कैप। और 25,000 जो है वो आप एक मिड कैप में लगा दें, विच इज अगेन एन इंडेक्स फंड जो मैं रिकमेंड करता हूँ, निपॉन इंडिया निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड। आई थिंक 1 लाख रुपया आपका इस तरह से हो गया, एंड आप बने रहे उसमें। फिर सुब्रता दास गुप्ता जी जानना चाहते हैं कि विच इज द बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी इन टर्म ऑफ हाई रिटर्न, सेफ्टी डजंट मैटर टू मी। ये कह रहे हैं सेफ्टी डजंट मैटर टू मी, लेकिन जिस दिन पैसे अटकते हैं ना उस दिन सबको सेफ्टी का मायना समझ में आ जाता है। सुब्रता जी, दिस इज अ वेरी रिस्की अप्रोच यू आर टेकिंग, बट बिकॉज यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हर्ष। या सो स्वाति, आई एग्री विथ यू कि अगर किसी को रिस्क लेना ही है तो डेट में मत आए। अगर रिस्क लेना है तो इक्विटी में करें ना। अगर ये रिस्क लेना ही है तो इक्विटी में रिस्क लें, तो उधर तो नोन रिस्क है। डेट में क्या होता है कि अननोन रिस्क आता है कि भाई आपने ये सोचा नहीं था और वो होता है, सो दैट इज अ प्रॉब्लम।
तो लेकिन फिर भी अगर आप डेट में करना चाहते हैं तो नो इशू, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपके पास एक क्रेडिट रिस्क फंड ऑब्वियसली इसी के लिए बनाया गया है कि आप लो रेटेड पेपर में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें क्योंकि आपको रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद बनती है। सो एक क्रेडिट रिस्क फंड आपके पास है, या तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ले सकते हैं आज की तारीख में। तो आज क्योंकि हमें देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स मोड में है, कि जब नीचे आना बंद हो चुका है अब ये ऊपर जाने की तरफ है। अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड लेंगे, लेकिन उसमें समझना है कि ये इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है दिख रहा है, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में डाल रहे हैं ये उम्मीद करते हुए कि ये एक्चुअली जो हम एस्टिमेट करें वो नहीं होगा। अगर ये नहीं होता है देन यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर ये रिवर्स हो जाता है और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगते हैं तो आपको डेफिनेट मार्क टू मार्केट लॉस होने वाला है, क्योंकि एनएवी गिरने वाली। तो अगर रिस्क लेना है तो क्रेडिट रिस्क फंड। इनफैक्ट आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन कि रिस्क लेना ही है तो आप इक्विटी में जाइए या हाइब्रिड फंड लीजिए। कंजर्वेटिव हाइब्रिड है जिसमें 25% इक्विटी होता है और 75% डेट होता है। सो आई थिंक दैट इज स्टिल अ बेटर रिस्क टू टेक देन टू इन्वेस्ट इनटू डेट फंड विद अ हाई रिस्क इंटेंट। ओके, अगला सवाल है तुषार गुजालवार जी का। इन्होंने जानना चाहा है, दो सवाल हैं इनके, दो सवाल है या एक सवाल है? दो सवाल है इनके। पहला ये कि जो फंड ऑफ फंड होता है उसमें एक का अंडरलाइन फंड होता है ईटीएफ और किसी किसी में अंडरलाइन फंड हो सकता है इंडेक्स फंड, तो दोनों का फर्क क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न और एनी अदर एस्पेक्ट? सो देखिए स्वाति, फंड ऑफ फंड होता क्या है? तो बेसिकली एक स्कीम है जो इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है, और वो पैसा जाके वो एक दूसरी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वो डायरेक्टली कोई भी सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स खरीदते नहीं है, वो जाके एक दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उदाहरण देता हूँ मैं आपको, ये इंटरनेशनल फंड की क्योंकि बात कर रहे हैं, आईसीआईसीआई ग्लोबल एडवांटेज फंड मान लीजिए एक स्कीम है, ये एफओएफ है, ये फंड ऑफ फंड है। ये स्कीम करता क्या है, ये इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करता है और ये जाता है और फिर जाके दूसरी फंड्स में, दूसरे म्यूचुअल फंड्स में और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है। तो इनका डिवीजन कैसा होता है, ये निप्पॉन इंडिया के हैंसैंग ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड में। सो निप्पॉन वाला ईटीएफ है और फ्रैंकलिन एक रेगुलर फंड है। आईसीआईसीआई प्रू यूएस ब्लू चिप जो उनका ही यूएस फंड है उसमें इन्वेस्ट करता है, और निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। सो उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और उन्होंने आपके लिए डिवाइड करके अलग अलग फंड्स में डाल दिए। सो आपके लिए एज एन इन्वेस्टर क्या होता है कि मैं तो एक ही फंड में पैसे लगा रहा हूँ और वो ऑटोमेटिकली वो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग ज्योग्राफीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे वो हेडेक नहीं है कि अलग अलग मुझे लेना पड़े। अब इन्होंने क्या पूछा कि कई फंड ऐसे हैं जो दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो एक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 जो उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वो ये कह रहे हैं कि मैं मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 में कर रहा हूं, तो उन्होंने जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ, नैस्डैक 100 ईटीएफ जो इंडिया में लिस्टेड है। उसके कंपैरिजन में एक दूसरा जो नैस्डैक फंड है वो है कोटक नैस्डैक 100 जो फंड ऑफ फंड है, वो एक दूसरे ईटीएफ में कर रहा है। वो खुद के ईटीएफ में इंडिया में नहीं, वो एक दूसरे ईटीएफ में कर रहा है। वो ब्लैक रॉक का जो आयरलैंड में है नैस्डैक 100 ईटीएफ, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए? सो एज एन इन्वेस्टर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वाइट ऑनेस्टली। अभी मुझे अंडरलाइंग ईटीएफ का परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहा हूँ तो एक अलग बात है, बट एज एन इन्वेस्टर मैं अपना पैसा दे रहा हूँ एक फंड को, वो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट एक ईटीएफ में करे कि म्यूचुअल फंड में करे। एज फार एज मेरी लिक्विडिटी कंसर्न है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो लिक्विडेट करने वाला हूँ वो मैं एनएवी पे करने वाला हूँ जो अनाउंस हो चुकी है। और जब एनएवी अनाउंस होती है, मैं अपने जो यूनिट्स है मैं उसी फंड हाउस को रिटर्न कर रहा हूँ। तो मुझे वो नहीं है कि ईटीएफ में लिक्विडिटी है कि नहीं, अंडरलाइंग लिक्विडिटी है कि नहीं। तो एज एन इन्वेस्टर इतना आई थिंक म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर है, ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करें तो लिक्विडिटी की आपको कंसर्न होगा, क्योंकि आप एक्सचेंज पे उसे बेचेंगे, खरीदने वाला हो नहीं हो, क्या प्राइस का स्प्रेड है वो आपको देखना होगा। लेकिन अगर आप एक फंड में कर रहे हैं तो ये लिक्विडिटी की टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, एक और नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम कह सकते हैं, एवेन्यू कह सकते हैं, वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको रीट्स कहते हैं शॉर्ट में। उसके बारे में एक सवाल है कि क्या ये ऑप्शंस अच्छे ऑप्शन है निवेश के लिहाज से, और इसमें कितना निवेश करना चाहिए, और खासकर कोटक इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड पर राय। सो स्वाति, इट्स अगेन अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब
कोई भी जगह पे हम देखते हैं इवॉल्वमेंट जो फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंडस्ट्री का हो रहा है, उसमें एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है कि आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करें। तो ये होता क्या, रीट्स होता क्या है? तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे सारे इन्वेस्टर्स पूल करते हैं अपने पैसे, और वो पैसे जाके इक्विटीज या बॉन्ड्स या जो भी अंडरलाइंग मैंडेट है उसमें इन्वेस्ट होता है। तो रीट्स की सिमिलर मॉडल है कि सारे इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे एक स्कीम में लाके जमा करते हैं, और वो पैसे जाके एक कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कोई दूसरी जो प्रॉपर्टीज है उनमें एक्चुअली जाके इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक्चुअली एक यूनिट आपने खरीद रहे हैं रियल एस्टेट के लिए, फ्रैक्शनल ओनरशिप बोलते हैं इसे, कि आपने अपने मान लीजिए 50,000 लाख रुपया डालना है और आपको एक रियल एस्टेट में एक्सपोजर मिला टू दैट एक्सटेंट। अब इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनके जो गाइडलाइंस बने हुए हैं, तो कई बार इन्वेस्टर्स को डर होता है कि मैं पैसे लगा रहा हूँ और कोई प्रोजेक्ट बंद हो गया तो क्या। तो इसकी गाइडलाइंस सेबी ने बहुत क्लियरली बना रखे हैं कि जब आप पैसा इकट्ठा होता है, जो रीट्स जो ये पैसा इकट्ठा करती है, 80% जो इनका डिप्लॉयमेंट है वो आपको ऑलरेडी रेंटेड आउट प्रॉपर्टीज, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं और उनपे ऑलरेडी रेंट आपको आ रहा है, ऐसी प्रॉपर्टीज में आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसमें ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट बंद हो जाना, पैसे अटक जाना, क्लियरेंसेस, वो सबका कोई डर नहीं होता। 20% जो पैसा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, किसमें भी चाहे वो लगा सकते हैं। तो एज फार एज डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी इज कंसर्न, वो सेफ होते हैं कि भाई इतना है कि रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज हैं। अब जब रेंट जो आता है उस पे से, जो फंड को रेंट कलेक्ट होता है, जो नेट आता है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, उसका 90% उन्हें यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये भी कंपल्शन है। सो एज एन इन्वेस्टर मुझे एक पता है कि रेगुलर इनकम भी मुझे आने लगेगी, क्योंकि रेंट जो कलेक्ट हो रहा है फंड से वो डिविडेंड के रूप में वो मुझे वापस दे देंगे। और बाकी अगर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ती हैं तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी एनएवी में रिफ्लेक्ट हो जाए, जो कैपिटल गेन्स है, क्योंकि वैल्यू बढ़ी तो एनएवी बढ़ गई आपकी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो अभी जो डेट फंड्स में एक कंसर्न हो रहा है कि रिटर्न्स बहुत कम आ रहे हैं, इक्विटी बहुत ज्यादा रिस्की है। तो ये एक्चुअली दोनों के बीच में प्लेस किया गया है। मतलब मैं ये कहूंगा कि आपको रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ जो रेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और कैपिटल गेन्स से भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी अंडरलाइंग प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ती हैं। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। समझ के करें कि कौन, अभी इंडिया में 3 रीट्स अवेलेबल हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो माइंडस्पेस हो गया, एम्बेसी हो गया, और ब्रुकफील्ड्स एक और ऑप्शन है। 3 है जो लिस्टेड एंटिटीज रीट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल जो कैटेगरी, उसमें आपने ऑलरेडी बताया कि कोटक इंटरनेशनल रीट्स जो फंड ऑफ फंड एक ऑप्शन है अवेलेबल, जो एशिया पैसिफिक रीजन में इन्वेस्ट करता है। सो दैट इज अनदर ऑप्शन। आप चाहें तो वी कैन गो इनटू लिटिल डिटेल्स ऑफ द कोटक इंटरनेशनल। मैं ये पूछने वाली हूँ इसमें कि अगर रीट्स में इन्वेस्ट करना है, जो आपने कहा जो लिस्टेड एंटिटी है, उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है, कोई लिमिट है उसकी? नहीं, पहले ये लिमिट करीबन 2 लाख रुपए थी, जो अभी डाउनवर्ड रिवाइज होकर 50,000 रुपए कर दी गई है। सो ईच यूनिट जो आप खरीदेंगे, मतलब एक लॉट जो आप खरीदेंगे, वो 50,000 रुपए तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं इसमें। और कोटक का जो है उसमें भी ऐसी कोई लिमिट होगी? वो तो म्यूचुअल फंड की तरह काम कर रहा है। यस। तो कोटक का जो इंटरनेशनल रीट्स है, उसमें तो आप म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट करते हैं, जो मिनिमम लमसम है 5,000 रुपीज, या फिर उसके बाद आप एसआईपी भी 1,000 रुपए की उसमें कर सकते हैं। तो ये कोटक इंटरनेशनल रीट्स एक्चुअली इन्वेस्ट करता है एशिया पैसिफिक रीजन में। तो उनमें जो प्रॉपर्टीज जो लेते हैं, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो फंड ऑफ फंड, तो ये पैसे इकट्ठा करता है और ये कि दूसरे फंड में दे देता है। एंड दैट फंड, वो रीट्स जो है वो एशिया पैसिफिक में, जैसे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग आ गया, उसमें आपका थाईलैंड आ गया। तो ये सारी जो कंट्रीज में वो रियल एस्टेट लेते हैं, और नॉट ओनली कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपको रेसिडेंशियल भी आ जाएगा, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसेज, डेटा सेंटर्स, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके अंदर। सो या इट्स अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट। और टैक्सेशन क्या होता है? सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वन मोर क्वेश्चन। टैक्सेशन इसका इक्विटी या डेट? नो, सो जो लिस्टेड है, अगर मान लीजिए आप जो लिस्टेड रीट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि ये लिस्टेड है, तो इसका जो टैक्सेशन है वो, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इज 1 ईयर, कि आप अगर 1 साल के अंदर आप बेचते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तो जो आपको 15% लगता है। लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 ईयर एंड उस पे आपको 10%। एंड वो इक्विटी वाला टैक्सेशन है बेसिकली। करेक्ट। उसमें जो फर्स्ट 1 लाख इज एग्जेम्प्ट, और उसके बाद जो आपको टैक्स भरना है। और इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड जो आप म्यूचुअल फंड से जो कर रहे हैं, एफओएफ है, वो उसमें डेट टैक्सेशन होगा। लेकिन यस, सो 3 इयर्स का जो होल्डिंग पीरियड विद इनकम एडेड इनटू योर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इनटू योर इनकम,
एंड लॉन्ग टर्म इज 20% विद इंडेक्सेशन। जो डिविडेंड आपको आता है वो एक इंपॉर्टेंट है, जो डिविडेंड आपको आता है या इंटरेस्ट के रूप में अगर आपको पेमेंट आ रहा है तो वो आपकी टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, और वो आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पेमेंट आपको टैक्स भरना है। ओके, ऑलराइट। एक सवाल और लेते हैं, हम इसको बहुत लंबा आज नहीं रखेंगे, हर दिन 40 मिनट का हो जाता है, मुझे लोग शिकायत करने लगे हैं इस चीज की, लेकिन फिर भी ये देखें, ये आ गया और स्क्रीन मैंने शेयर कर ली। रविंद्रन जी का, इन्होंने बहुत बार सवाल पूछा था। क्विकली इनका पोर्टफोलियो आपके सामने, आपके पास भेजा हुआ भी है, राइट। और ये है इनका करंट पोर्टफोलियो, प्लानिंग क्या है और इसके बाद टारगेट क्या है 4 से 5 करोड़ का। क्या इनका ये टारगेट रियलिस्टिक है? सो यू नो फंड पे मैं खाली कमेंट करूंगा, कैलकुलेशंस पे हम बाद में जाएंगे, क्योंकि मैंने कैलकुलेशंस किया नहीं है कि 4.5-5 करोड़ होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि एडिशनल बढ़ाते जा सकते हैं। सो कितना बढ़ाएंगे दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट इन एनी केस जो पोर्टफोलियो पे हम देखें तो जो एलोकेशन इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के लिए रखी है वो ठीक है, मतलब एलोकेशन उन्होंने सारे कैटेगरी लिए लार्ज मिड कैप लिया है, इंटरनेशनल फंड्स भी जोड़े हैं। सो लेकिन ये 33,000 रुपए के लिए अगर इतनी सारी स्कीम्स करेंगे तो शायद नॉट रिक्वायर्ड। हालांकि क्योंकि ये बढ़ाने वाले भी हैं आगे, तो उसको लिहाज में रखते हुए मैं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इस तरह से मैं इन्हें बताऊंगा कि गोइंग फर्दर ये ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप में ये 5,000 करना चाहते हैं, नो वरीज, वो कर लें उसमें। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 5,000, HDFC निफ्टी 50 में 5,000, दैट इज फाइन। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में जो है लार्ज एंड मिड कैप फंड में करना चाह रहे हैं, उसमें ये 5,000 करें। और एक ऑप्शन मैं इसके सामने ही दे रहा हूँ कि अगर एक डेडिकेटेड मिड कैप इंडेक्स फंड भी जोड़ लें, क्योंकि इनके पास लार्ज कैप हेवी पोर्टफोलियो बन रहा है, लंबा नजरिया है, तो मिड कैप में भी अगर आप एक्सपोजर लेते हैं तो आपको एक एक अच्छा बैलेंस और ले लेंगे। तो प्योर मिड कैप में ये निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, तो इंडेक्स ले रहे हैं तो सारी 150 कंपनी आ जाएंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फंड मैनेजर परफॉर्मेंस एट ऑल। और जो इंटरनेशनल फंड इन्होंने दोनों लिया है, नैस्डैक 100 एंड S&P 500, दोनों लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ S&P 500 ले लें तो 4,000 रुपीज, और गोल्ड में कर लें विच इज 4,000। सो आई थिंक ऐसे करें तो ये आगे इनका इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा। चलिए, ये हमने क्विकली बता दिया इनको। और एक आखिरी सवाल मैं लाइव से ले लेती हूँ ताकि यहाँ से भी कुछ सवाल अभिषेक गुप्ता जी पूछ रहे हेल्प लाइव है चैटिंग है? ये चैट करते हुए हेल्प लाइव है। वन क्वेश्चन, अगर बात नहीं करेंगे तो सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? मशीन की तरह नहीं बात कर सकते ना, हम लोग इंसान हैं। ओके, which aggressive hybrid fund I should choose for 10-year SIP? उज्जवल कुमार। अग्रेसिव हाइब्रिड में SBI इक्विटी हाइब्रिड, मेराई इक्विटी हाइब्रिड, I mean कैनरा का इक्विटी हाइब्रिड, आई थिंक दीस आर नाइस गुड फंड्स, एनी ऑफ दीस फंड्स आर फाइन। अमाउंट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक या दो, उससे ज्यादा मत लीजिएगा, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड मोर देन दैट। ओके, क्विकली एक और सवाल, फातिमा मुंशी जी का सवाल है, 2 लाख रुपए अपनी बेटी के लिए निवेश करना चाहती हैं। हालांकि आपने ऐसे सवाल का एक जवाब दिया है, लेकिन महिलाएं कभी कम सवाल पूछती हैं, तो एक सवाल आया हुआ है, तो बता दीजिए 8 साल के लिए कहाँ निवेश करें 2 लाख और कैसे? इन्वेस्टमेंट होराइजन 8 साल का है, इज इट? हाँ, और क्योंकि हम इनकी रिस्क प्रोफाइल वगैरह नहीं जानते हैं, और आई थिंक एन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें डेट इक्विटी रेशियोज रहेंगे, और अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मार्केट समझते, तो मैं शायद इन्हें 100% इक्विटी फंड बोलता। लेकिन क्योंकि 2 लाख रुपए हैं, 8 साल के लिए हैं, और लमसम करना है, तो आई थिंक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है वो ठीक रहेगी इनके लिए। और उनके 3 नाम मैंने अभी जस्ट बताए थे। तो 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? 2 लाख रुपए 8 साल। हाँ, तो दो फंड में लाख रुपए आप डिवाइड कर लें। SBI इक्विटी हाइब्रिड एंड कैनरा में आप लाख रुपए डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो बस फिलहाल के लिए आज यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ सवाल इनफैक्ट हमने पहले से रखे हुए हैं, उसके जवाब आज हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच हर्ष, आज टाइम हमारे साथ हमें देने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू स्वाति। चलो, बाय बाय। बाय। और इसके साथ ही आज फिलहाल बी वेल्दी हेल्पलाइन में इतना ही। आज हमने शुरुआत में बात की कि एक जो खबर के साथ, अगर आपने वो नहीं सुना है तो आप शुरुआत में जाके सुन लीजिएगा। आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, मतलब कि क्या क्या सवाल लिए गए हैं किस वक्त पे, आपको वो मिल जाएगा। हर्ष के साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए, तो उनसे कनेक्ट करने का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। बी वेल्दी के कुछ ऐसे वीडियोस जहां पर आपने जितने सवाल पूछे हैं उसके जवाब वहां पर ऑलरेडी हैं, उस वीडियो का एक लिस्ट मिल जाएगा। अपने सवाल आप कहाँ भेज सकते हैं, जीमेल आईडी जो है वो आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टा पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा आपको वहां पर आईडी, और बस इतना मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, करने का मन है तो जरूर कर लीजिए। अगर आपको यहाँ की बातचीत अच्छी लगती है तो यहाँ के वीडियो शेयर भी कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए आप सब है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। बाय बाय।